नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। चाइना म्यांमार का बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहा है, मतलब घंटे का पूर्ण इस्तेमाल। आप लोग देखेंगे कि यूएसए ने जिस तरीके से इजराइल का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से यूक्रेन का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया है, वो बड़ा बेहतरीन है। क्योंकि यूएसए को मार्केट चाहिए और उस मार्केट का बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल इन देशों के अंदर किया गया है। जब इजराइल और हमास के बीच में वॉर होती है तो सबसे बड़ा सप्लायर वेपन्स का बनता है यूएसए। जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर होती है तो वेपन्स का सबसे बड़ा सप्लायर बनता है यूएसए। लेकिन अब हाल ही के अंदर म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। चाइना इस कोशिश के अंदर है कि म्यांमार के अंदर बहुत ज्यादा वेपन्स की खपत की जाए। चलिए जानते हैं कि आखिरकार चाइना जो है वो म्यांमार को किस तरीके से यूज कर रहा है और भारत को इससे क्या खतरा है। ये तमाम जानकारी जो है वो आप लोगों को इस सेशन के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं एक खबर, चाइना इज यूजिंग म्यांमार सिविल वॉर टू डिस्ट्रॉय साइबर स्कैम नेटवर्क्स। मतलब चाइना म्यांमार के सिविल वॉर का इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए? साइबर जो स्कैम्स हैं उस नेटवर्क को तबाह करने के लिए। क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है और म्यांमार के अंदर जितना भी साइबर स्कैम होता है जो कि चाइना को इफेक्ट करता है, उसको खत्म करने के लिए चाइना जो है भरसक प्रयास कर रहा है, कम से कम ये साइबर क्राइम जो है वो तो खत्म हो। लेकिन एक बार जो म्यांमार की स्टोरी लाइन है, इससे मैं आप लोग को रूबरू करवा देता हूं। म्यांमार के अंदर नवंबर 2020 में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के जब रिजल्ट आते हैं तो उससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मिलिट्री के ऊपर। क्योंकि मिलिट्री का कहना यह है कि हमारे लिए जो सीटें रिजर्व थी, जो कि पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व है 25% सीट, वो हमको नहीं मिल पाई। सीधा आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति विन मिंट और आंग सान सू की पार्टी जो है, इन्होंने चुनाव के अंदर कोई घपला किया है, इसलिए हमारी सीट नहीं आ पाई है। इसकी वापस से जांच की जाए। और सेना के जो अध्यक्ष हैं, मिलिट्री लीडर हैं मिन ऑल हॉलिंग, इन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2021 तक आप इसकी जांच करवा लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो वापस इसकी जांच करवाए, लेकिन 1 फरवरी 2021 तक इसकी जांच नहीं हो पाती है और वहां पर तख्ता पलट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग कू कहते हैं, COUP, कू जो है वो उसको कहा जाता है। तो वहां पर कू होता है और सेना का शासन आ जाता है। जैसे ही तख्ता पलट होता है तो म्यांमार में गृह युद्ध में हजारों लोग जो है वो मारे गए थे, 20 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए थे। इसके बावजूद चीन ने म्यांमार की सेना को 2000 करोड़ रुपए के वेपन्स जो है वो भेज दिए। मतलब चाइना ने अपनी रोटी जो है वहां पर सेकी। चाहे किसी देश के अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन चाइना ने वहां पर हथियार बेचे और वो भी कम नहीं, 2000 करोड़ रुपए के हथियार जो है वो बेच दिए हैं। खास बात यह भी है कि बीजिंग जो है वो गुप्त रूप से विद्रोही समूहों और पूर्वोत्तर में जो सक्रिय विद्रोही हैं उनका समर्थन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना को यह लगता है कि उनकी जो हथियारों की खपत है वो 2 जगह हो सकती है। पहली जगह जो कि म्यांमार की सेना को वो कर सकते हैं, दूसरी जगह वहां पर विद्रोही जो समूह है वहां पर भी इनकी खपत जो है वो हो सकती है वेपन्स की। तो कई विद्रोही नेताओं की चीन ने मेजबानी की और उन्हें प्रशिक्षण भी जो है वो भी प्रदान किया। तो चाइना जो है वो म्यांमार को एज ए मार्केट समझ रहा है। मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें कहा था वेलकम टू चिनलैंड। ये चिनलैंड बेसिकली क्या है और यहां पर बोर्ड क्यों लगा दिया गया है? जब आप लोग म्यांमार के इस मैप को देखेंगे तो यहां पर म्यांमार के एक वेस्टर्न साइड में एक स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं चिन स्टेट। हाल ही में क्या हुआ कि जो म्यांमार की सेना है उसने वहां के जो विद्रोही गुट हैं उनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक करना शुरू किया। और जब एयर स्ट्राइक होती है तो उसके बाद में चिन स्टेट के जो लोग थे, लगभग 5000 लोग, वो वहां से विस्थापित होते हैं और भारत के मिजोरम वाले स्टेट के अंदर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहां पर बोर्ड लगा देते हैं वेलकम टू चिनलैंड, जो कि इससे रिलेट करता है चिन स्टेट से, ताकि जो लोग यहां से डिस्प्लेस हुए हैं वो यहां पर वापस से आ सके। अब ये जो डिस्प्यूट है वो बेसिकली 2 लोगों के बीच में है। कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक तो है पीडीएफ जिसको हम लोग कहते हैं पीपल डिफेंस फोर्सेस, और दूसरी है मिलिट्री। दोनों ही लोगों को चाइना जो है वो अपने हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए चाइना जो है वो बहुत बेहतरीन यूज कर रहा है किसका? म्यांमार का। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, अब देखिए कोई हमारे पास में चाइना म्यांमार की जो बॉर्डर है मिजोरम की, वो कोई खासी बड़ी नहीं है, कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है। जैसे यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर देखिए आप, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा म्यांमार और इंडिया के बीच में नहीं है। इजीली वहां से एक ब्रिज क्रॉस करते हुए आप इंडिया के अंदर आ सकते हैं और इंडिया से म्यांमार में जा भी सकते हैं। तो ये नजारा जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के अंदर वहां से जो है आना शुरू कर रहे हैं। अब चाइना ये चाहता है, चाइना इंडियन ओशियन के अंदर अपना एक्सेस बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो इंडियन ओशियन है यहां पर उसकी एक्सेस जो है वो बढ़ जाए। इसीलिए चाइना ने एक प्रोजेक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि हम लोग चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे।
चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे और उसके अंदर चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे इसको दो फायदे हो जाएंगे। पहली बात, एज ए म्यांमार के अंदर वो मार्केट डेवलप कर सकेगा और म्यांमार के थ्रू अगर वो इंडियन ओशियन के अंदर आता है तो उसको एक्सेस मिल जाएगा भारत के ऊपर निगरानी रखने का, श्रीलंका के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर वो निगरानी आसानी से रख सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी हमारे लिए जो मलक्का वाटर स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि जो है, इसको बंद किया जा सकता है, चौक किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध भी होता है तो उस समय ये जो मलक्का वाटर स्ट्रेट है, जल संधि है, इसको मलेशिया, सिंगापुर वगैरह जो है वो बंद कर सकते हैं। इस बात के डर से चाइना ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो डेवलप किया। जैसे आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका भारत विरोध करता है। भारत का कहना यह है कि ये बेसिकली भारत का जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी जो है, उस पर हमला है। भाई हमारा क्षेत्र और हमसे पूछकर ही वहां पर आप जो है वो सड़क नहीं बना रहे हैं, है ना भाई, पहले हमसे तो पूछो। तो बेसिकली चाइना ये चाहता है कि वो म्यांमार के रास्ते कहां पर पहुंच जाए, इंडियन ओशन के अंदर पहुंच जाए और अपने सारे प्रोजेक्ट जो है उसको वहां पर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो आप लोग देख सकते हैं कि चाइना के कुमिंग से ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होता है और म्यांमार के यहां पर कायाप्यू, है ना, एक जगह का नाम है, वहां पर आकर ये प्रोजेक्ट खत्म होता है ताकि वो बंगाल की खाड़ी में अपना एक्सेस जो है वो बढ़ा सके। हाल ही में चाइना ने यह भी कहा था कि वो चाइना एक्सपांड करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को किसके अंदर, म्यांमार के अंदर। और इसी के चलते लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है, 2.5 लाख करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है किसके अंदर, म्यांमार के अंदर। जबकि अब देखिए भारत को क्या खतरा है इससे, भारत को खतरा यह है कि अगर मान लीजिए कि चाइना को एक्सेस यहां पर मिलता है तो म्यांमार के थ्रू कई विद्रोही गुट जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहां पर भी आ सकते हैं, या फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर जो पहले से ही एक्टिव जो विद्रोही ग्रुप है वहां तक वेपन्स पहुंच सकते हैं और वो भारत के खिलाफ जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत को यह डर है, इसीलिए भारत ने भी म्यांमार के अंदर लगभग 4000 करोड़ रुपए जो है वो पैसा खर्च करने का वहां पर जो है वो पहले से प्लान बना रखा है कि हम भी जो है म्यांमार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहां पर इस विद्रोह को जो है वो रोका जा सके और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर सके। तो बेसिकली चाइना की स्ट्रेटेजी है कि वो म्यांमार को एज ए वेपन जो है वो यूज करे। आप लोग को पता होगा कि चाइना ने 2013 के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट क्या है, चाहे बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय वाटरवेज, कैसे भी करके वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बना ले, ये इसका प्रोजेक्ट है। लेकिन वो शुरू कब हुआ था, 2013 में शुरू हुआ और इसका टारगेट है 2049 तक इसका पूरा एक्सेस जो है वो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन 2049 ही क्यों, क्योंकि चाइना जो है वो 1949 के अंदर आजाद होता है और डिसाइड करता है कि आज से 100 साल बाद जो है वो हम लोग अपने आप को कहां पर देखते हैं, इस तरीके से। और आप लोगों को हाल ही में पता होगा कि इटली के बारे में, इटली ने क्या किया था, इटली ने कहा कि हम लोग बीआरआई जो है इससे बाहर निकल जाएंगे, हमको पसंद नहीं है बीआरआई, क्योंकि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, मतलब पहले चाइना कर्ज देता है और कर्ज देने के बाद उस देश को अपने जाल के अंदर फांस देता है। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल है, श्रीलंका का एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। इसलिए इटली जो है वो G7 कंट्री के अंदर पहला ऐसा कंट्री बना था जो कि बीआरआई से बाहर निकल गया था। और हाल ही के अंदर अब देखिए म्यांमार ने तो 2013 के अंदर ज्वाइन कर लिया था, जब बीआरआई आया था तो उसके बाद में म्यांमार ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था। बांग्लादेश ने, पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसने मना कर दिया था कि हम लोग जो है वो बीआरआई को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो म्यांमार जो है वो ऑलरेडी इस ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि कब तक वहां से बाहर निकल सकता है। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के एडवांस लेवल वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी पेपर 1, पेपर 2 की। अगर आप लोग मान लीजिए कि केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। आपको लगभग 6000 MCQ यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, RS बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की PDF और क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।